सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी अपने उन सभी शिक्षकों को, माता पिता को आज स्पेशली टाइम निकाल कर या तो मैसेज, कॉल या फिर किसी भी माध्यम से उनसे मिलकर सम्मान प्रकट करें, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सम्मान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। और एक शिक्षक अपनी ज़िंदगी का पूरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए निकालता है। तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनके पास जाएं या उन्हें कॉल या मैसेज करें, किसी भी रूप में आप उनसे कांटेक्ट करें और उन्हें इस सम्मान का हकदार बनाएं और इस सम्मान को उन तक पहुंचाएं। अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा भी आपकी लाइफ में रहे तो आप भी कमेंट करके हमें भी थोड़ा सम्मान दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो जब सिलेक्शन हो जाए तब उसके बाद आप मैसेज करके, कॉल करके आप बता सकते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारे लिए उससे ज़्यादा खुशी का दिन कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, देखिए माता पिता आपके पहले शिक्षक होते हैं जो, और पहले गाइडर भी होते हैं। वो सबसे पहले गाइडेंस, सही डायरेक्शन, सही मूल्यों की पहचान, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान, और उनकी पूरी लाइफ का एक अच्छा सा ज्ञान वो आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आप उनके प्रति भी सम्मान प्रकट करें आज। तो देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स परीक्षा 2015 का पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था 2013 का पेपर। 2013 के पेपर में भी 150 क्वेश्चन थे और आज भी 2015 के पेपर में भी 150 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? तो हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आज आपको एक और चीज़ देनी है। आपने हमारे लिए जो गिफ्ट दिया है वो ये है कि आज हिंदू गुरु फैमिली 1000 सदस्य हो गए। हमारी हिंदू गुरु फैमिली में 1000 सदस्य है और ये आज ही के दिन हुए, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। तो ये हमारे लिए एक ये गिफ्ट का काम करेगा और हमारे लिए खुशी की बात भी है कि हमारे परिवार में संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो आगे भी कंटिन्यू ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उसके लिए ये देखिए, नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि ज़्यादा लोग अगर परिवार में होते हैं तो एक खुशी का माहौल अलग ही होता है, जिसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हर धर्म, हर जगह, हर क्षेत्र से, हर राज्यों से लोग जुड़े हुए होते हैं। तो फिर एक अलग ही फिर मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो एक चीज़ और, देखिए आज शिक्षक दिवस है, तो आज के दिन हम कभी भी आपको आज के दिन यानी शाम तक जो भी क्लास आएगी उसमें हम आपसे सब्सक्राइब करने को ना करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि आज का दिन खुद ही आपका देने का होता है। आज के दिन हमारा कुछ मांगने का या बोलने का नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बोल दूं मैं, देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन कराते हुए ऑप्शन मिटा दे रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आप भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। काफ़ी दिन हो गए, 7-8 दिन तो हो गए होंगे हमें ये PYQ कराते हुए। तो अब आपकी भी हैबिट बनवानी है पेपर के लिए। अब इतना मतलब उसमें काम नहीं चलेगा, प्यार मोहब्बत में। आपको हैबिट जब तक नहीं बनवाएंगे हम, तब तक आपके प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी। तो पहले आप अटैम्प्ट करें, उसके बाद में वीडियो को पोस्ट करें, फिर उसके बाद में हम आंसर बताने के लिए आपको तैयार बैठे हैं। क्लियर है? तो ये आपकी हैबिट आज से ही बनवानी है हमें, क्योंकि देखिए जब तक गुरु सख्ती नहीं करेगा या कुछ और तरीके नहीं अपनाएगा, एक ही पैटर्न पर चलते हुए कभी जो विद्यार्थी हैं वो सफलता की ओर इतनी स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। तो हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए देखिए पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़िए कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहले की बात करते हैं। अब आप देखिए, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, पोज कर लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो EJH मे के द्वारा क्या बताया गया था कि सुमेर से लोगों का पलायन कैसे हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई थी। वहीं बात करें हम, व्हीलर के द्वारा क्या बताया गया था। व्हीलर के द्वारा बताया गया था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवेशन कैसे हुआ था। वहीं बात करते हैं हम अमलनंदा घोष की। तो अमलनंदा घोष ने क्या बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ है। वहीं बात करें हम अगर अहम रफ़ीक मुगल की, तो इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के विकास एवं उत्पत्ति का विश्लेषण कैसे हुआ है। तो ये इन्होंने बताया था। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो ये प्रेरणा नहीं ली थी, जबकि इन्होंने केवल इसकी बात करी थी कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
कि महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में ये प्राय उल्लिखित है। कौन सा है? जिसमें अंगुत्तर निकाय में आपने देखा होगा कि 16 महाजनपदों के उल्लेख हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी, आपको यहाँ पता लग गया कि पाणिनि की पुस्तक कौन सी अष्टाध्यायी है। तो इसमें मेंशन किया हुआ कौन कौन से ये जनपदों का नाम दिया है। देखिए, तो पहला जनपद आपको पता मगध तो हो गई होगा, तो आपको ये डी और ये कट जाएगा क्योंकि बड़ा जनपद था तो इसका तो उल्लेख किया जाना जरूरी है। दूसरा अगर बात करें हम अस्मक का उल्लेख किया था इसने। तीसरा कंबोज का उल्लेख किया था। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिसका उल्लेख इन्होंने किया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है पंकोदक सत्रिरोधे। तो मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था, वो क्या था? देखिए, अगर आप सड़क पर कूड़ा डालेंगे, ये सड़क है, इस पर आप कहीं भी कूड़ा डालेंगे, कचरा डालेंगे कुछ, तो उसके लिए जुर्माना लिया जाता था। क्लियर है? तो देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें कि अगर कुछ भी नहीं आता ना आपको, तो आप ये देखने की कोशिश करें कि सिमिलर स्टेटमेंट कौन से एग्जामिनर ने दिए हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कीचड़ है और यहाँ पे कूड़ा है, तो आंसर तो यहीं से रहने वाला है फिर। क्लियर है? तो इनमें से गंदा करना है, फिर गंदा पानी, ये तो अलग है। तो ये है कि अगर कुछ ऐसा गंदा मंदिर को गंदा करेंगे या फिर पीने के पानी को आप गंदा करने पर, तो हो सकता है कि पीने का पानी को कहाँ पर गंदा कर रहे हैं आप, घर में, तालाब में, बाहर, झील में, तो ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर कूड़ा डालेंगे आप इस तरीके से, ये कूड़ा फेंकेंगे, तो देखिए दोनों चीज़ें, कूड़ा डालना, कूड़ा फेंकना है ना, तो इसमें आपका आंसर रहेगा। तो आप एग्जामिनर क्या करता है, आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये कौन सा भाग नहीं था? ये नहीं था अग्रहारी, किसका भाग नहीं था? अगर बात करें तो कौन भाग था? अगर बात करें, देखिए युक्त कौन होता था? ये होता था राजस्व अधिकारी। ठीक है ना, राजस्व अधिकारी। वहीं पर बात करें हम कि राजू कौन होता था, तो राजू आप देख लें कि जनपद का अधिकारी होता था। किसका? जनपद का अधिकारी होता था। अगर हम प्रादेशिक की बात कर लें, तो ये होता था किसका? ये होता था प्रदेश का अधिकारी। प्रादेशिक होता था प्रदेश का अधिकारी। अब बात करते हैं ये अग्रहारी कहाँ पर था, तो ये हर्षकालीन में था। ये कब? ये हर्षकालीन अधिकारी होता था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपको मैच कराना है वस्तु शैली से और ये कौन से राजवंश में लाई गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेहराब की निचली सतह पर कमलकारी की झालर। तो ये किसके टाइम पर लाई गई थी? ये खिलजी के टाइम पर लाई गई थी। तो पहले का इसका आंसर आ गया तीसरा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिक लगानी, तो आप देख लो कि पहले का, देखिए कौन से 2 हैं जिसमें कॉमन नंबर दे रखे हैं। तो कौन से 2 हैं? देखिए इसमें और इसमें पहले पे तीसरा दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि सी काट देना है और बी काट देना है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद आप कोई सा भी अगर ट्रिक ये लगा के आएंगे तो आपका आंसर वो निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें हम अष्टभुजीय मकबरे का उदय। तो अष्टभुजीय मकबरे का उदय किसके टाइम पे हुआ था? तो ये हुआ था तुगलक के टाइम पे। अगर आपको एक भी बता तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर अगर आप बात करें स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग किसने किया था? तो स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग किया था आपके विजयनगर साम्राज्य। वहीं पर बात करें दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये किसके टाइम पे थे? ये शर्की के टाइम पे थे। तो डी का पहला आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर आ गया डी। क्लियर है? तो फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर भी आपका 50-50 का रेशियो आ जाता है। इस तरीके से एलिमिनेट करने में आपको, ठीक है, पहले देख लो कि कौन से पे 2। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये ट्रिक 99% अप्लाई करेगी, 1% में कभी कभी फेल भी हो जाती है। तो आपको लेकिन फ़ायदा ही होता है इससे। क्लियर है? इसको ना अटैम्प्ट करने से आप बेहतर स्थिति में रहेंगे कि आप अटैम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो कौन था? ये अजीवक थे। क्लियर है? क्योंकि पसंद क्यों? देखिए इसमें मैंने पढ़ा था कि भाई आप शान से जियो चाहे उधार लेके घी पियो, इस तरीके से। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि यार अब तो पढ़ना चाहिए इनके बारे में। तो आपको भी अगर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाए हिस्ट्री में तो उसका डीपली फिर अध्ययन करना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इसका देख लेते हैं कि इस संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो कौन थे। कभी कभी संस्थापक ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मक्खली गोशाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं की है। तो कौन सा है वो? तो यह है
कलानिधि, कलानिधि है। तो इसके लेखक कौन थे? कुंभा नहीं थे, तो बाकी तीनों के कुंभा लेखक थे। तो इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे गोविंद दीक्षित आर्य, गोविंद दीक्षित आर्य इसके लेखक थे। क्लियर है? बाकी अगर हम बात करें रसिक प्रिया, नृत्य रत्न कोश या शुद्धा प्रबंध, ये सबके लेखक कुंभा थे। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? ये देखिए 1433 से लेकर ये 1468 तक कहाँ के? मेवाड़ के राजा थे ये, कहाँ के? मेवाड़ के राजा हुआ करते थे ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे राजा साहू शिवाजी के पुत्र थे। कौन? राजा साहू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये देखिए ये नहीं छुपा था, तो ये 1897 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही हैं? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए किसने की थी? ये बी.डी. सावरकर ने की थी। दूसरी चीज़, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। किसकी? मेजनी की जीवनी लिखी थी। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो इनमें कौन सा सही है? देखिए चारों बातें इसमें से ठीक है। अब आपको बताना है कि अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। क्लियर है? और ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब लिखा था? ये लिखा था इन्होंने 1909 में। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने लिखी थी ये जीवनी मेजनी की। चलिए आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? इस हिसाब से इसका आंसर यानी कि चारों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इसकी चारों बातें ठीक हैं, ये 1 2 3 4। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न घटनाओं का विचार करें और निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रम चयन करें। तो आपको इनका चारों का डेट पता होनी चाहिए कि कब कब कौन सा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं हम नौजवान भारत सभा की। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में, 1925 में बनी। वहीं पर बात करें दांडी मार्च की, तो ये स्वराज दल की निर्माण, स्वराज दल कब बना था? मार्च 1923 में। तो ये 1923 में बना था। अगर बात करें हम दांडी मार्च की, तो 12 मार्च ये 1930 को ये हुआ था से स्टार्ट। और हम भी बात करें जलियांवाला बाग की, तो जलियांवाला बाग का जानते होंगे आप, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया आपका 1919, यानी कि चौथा पहला आएगा। उसके बाद में फिर 1923, फिर 25 और सबसे लास्ट में ये तीसरा यानी दांडी मार्च। तो हमारा आंसर आ गया सी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो किसके टाइम पर कराया गया था? ये कराया गया था विग्रह राज चतुर्थ के टाइम पर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन है इसमें, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। तो आप जानते होंगे सतत वाहिनी है। दूसरा, हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। क्लियर है? तो दोनों बातें ठीक है, क्योंकि देखिए बर्फ़ पिघलता रहता है और पानी आता रहता है, तो तभी तो ये सतत वाहिनी है। दक्षिणी भारत में कहीं पे भी हिमरत वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से वो वर्षा पर ही निर्भर करती हैं। क्लियर? जितनी भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इधर। तो अब इसका आंसर क्या हुआ? तो ये पहला आंसर हो गया। दोनों बातें सही हैं और ये पुष्टि भी सही करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक भाग कौन सा है? तो बताना है कौन सा है। तो ये सबसे अगर विस्तृत की बात करें तो ये दक्षिण का, ये इधर का भाग है। क्लियर है? तो दक्षिण का पठार, इनमें से दक्षिण का पठार सबसे ज़्यादा विस्तृत है। चलिए आगे चलते हैं हम। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला इसमें तेल शोधनशाला दे रखी है और दूसरा स्थापित ये किसने किया था। तो देखिए पहला है ताती पाका। आपसे ये पूछ सकता है कि ताती पाका कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है। मैच द फॉलोइंग में हो सकता है अगली बार में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये किसने स्थापित किया था, ये ONGC ने स्थापित किया था। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। वहीं पे बात करें डिगबोई, डिगबोई कहाँ पे, आसाम में। तो किसने, ये IOCL ने स्थापित किया था। तीसरा बात करें हम कोयली, कोयली कहाँ पे, ये कोयली है गुजरात में। जो किसने बनाया था, ये बनाया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, तो यही इसका गलत है। तो तीसरा वाला गलत है, ये कोयल ये बनाया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC द्वारा बनाया गया था। चौथा बीना मध्य प्रदेश में, ये BPCL द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर दक्षिण वे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कहाँ पे है। तो इसका मिलन है आपका झांसी में। देखिए उत्तर पूर्व का कॉरिडोर जा रहा है और दक्षिण पश्चिम का कॉरिडोर जा रहा है। यहाँ पे पश्चिम में ये यहाँ पे ये मिलता है कहाँ पे, झांसी में। क्लियर है, तो झांसी इसका आंसर आ जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ हो जाता, ये देखिए इधर सिलचर से, इधर सिलचर है और इधर लास्ट में इधर गुजरात की तरफ कौन सा, पोरबंदर है। और वहीं पर उत्तर में बात करें श्रीनगर से ये जाता कन्याकुमारी तक। क्लियर है, चलिए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा राज्य है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और पूछा चुका RPSC द्वारा। RPSC में पूछा गया था एक बार और, पीछे हमने पेपर में डिस्कस किया था। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है कर्क रेखा, तो आपने देखा होगा कि त्रिपुरा, मिजोरम और ये झारखंड से निकलती है। मणिपुर इसके उत्तर में पड़ जाता है। आप देखोगे मणिपुर यहाँ पर उत्तर में है और ये निकलती है इधर को, मिजोरम को होके। ये मिजोरम है, यहाँ से इधर ये त्रिपुरा को होकर भी निकलती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही वाला हमारा ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रिक यहाँ पर कैसे फेल करी। देखिए ट्रिक कैसे फेल करी थी यहाँ पे कि 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। तो अब क्या करोगे, अब नेक्स्ट वाला देखोगे, फिर नेक्स्ट में भी इसने खेल किया है। तो ऐसे में कभी कभी ट्रिक फेल हो जाती है। बट आपको ये इजी क्वेश्चन है, एक तो पता ही होगा इनमें से, है ना, एक पता होगा, फिर आप इजीली आगे तक पहुंच जाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिब्राल्टर की जो जल संधि है वो किसको, अफ्रीका व उसके मध्य है, यूरोप के। आपने देखा होगा इधर यूरोप है इस तरीके से और ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे है ये जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो अफ्रीका व यूरोप के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि। तो पहले का इसमें तीसरा आ गया, पहले का जैसे ही तीसरा आ गया तो आप जो है नियरेस्ट तक पहुँच गए इसकी। अब आपने ये कट कर दिया और ये कट कर दिया, 2 बचे अब आपके पास। अगर आपने मलक्का का नाम सुना हो तो मलक्का जल संधि कहाँ पे, ये इंडोनेशिया की साइड में, इंडोनेशिया व मलेशिया की तरफ। तो तीसरे का पहला आ गया, तो फिर आपका आंसर ये आ जाता है दूसरा, क्योंकि पहले में यहाँ पे बी में चौथा दे रखा है। अगर वह हम बात करें बेरिंग जल संधि, तो एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। अगर हम बात करें हरमुज जल संधि की, तो हरमुज कहाँ पे है, हरमुज नाम से ही पकड़ लोगे आप, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मावट जिससे होती है वह है। तो देखिए मावट इसको कहते हैं, अगर पश्चिम में यहाँ पर राजस्थान में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। मावट आप कुछ नाम याद कर लो, इस तरीके के नाम बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का लॉरेन प्रदेश, आपने देखा होगा लॉरेन प्रदेश बार बार ये पूछता है एग्जाम में। तो ये क्या है, देखिए ये यहाँ पे लौह व इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोह की मात्रा प्राप्त होती है। कि ये क्लियर है, कहाँ पे, फ्रांस के लॉरेंस प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र, उनसे उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती कृषि के लिए उपयुक्त हैं। तो किस प्रकार की, तो यहाँ पे ये बागानी कृषि के लिए ये उपयुक्त हैं। कौन से, उच्च भूमि क्षेत्र की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ट्रिक से कर सकते हो कि ये क्या बोल रहा है कि भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय प्रदेशों, ये बंदरगाहों की स्थिति यानी कि 1 2 3 4 ही दर्शाए गए हैं, फिर प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए तथा नीचे गए क्रम में उत्तर लिखिए। तो आपने देखा होगा, देखिए आप अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो जानकारी है, तो कैसे करेंगे। देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, पहले पे चेन्नई लिख दिया, दूसरे पे तूतुकुड़ीन, दूसरे पे तूताकुड़ीन, चौथे पे मछलीपट्टम। अब आंसर तो यहाँ पर रहने वाला है, ये तो क्लियर है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा आगे तक, ना सिर्फ यहाँ तक, आगे तक कंफ्यूज करके रखेगा आपको। देखिए चेन्नई तूतीकोरिन लिखा, फिर चेन्नई, यहाँ पे उसने खेल किया, फिर क्लियर, वरना तो सेम हो जाते। तो पहला आंसर नहीं होगा इसका, डी नहीं होगा। अब आपको इसमें से मारेंगे 50-50 का आपको रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। अगर फिर भी कुछ भी पता आपको, तो सबसे पहले देखिए सबसे नीचे क्या है, पहले नंबर पे आपका तूतीकोरिन, यहाँ पे तूतीकोरिन है। दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे यहाँ पे चेन्नई है। तीसरे पे बात करें तो तीसरे पे आपका
मछलीपट्टम है, मछलीपट्टम, और चौथे पे है विशाखापट्टनम। आप देखो विशाखापट्टनम ये इधर है आंध्र प्रदेश की तरफ, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? अगर कुछ भी आपको पता होगा तूतीकोरिन आपको पता है सबसे लास्ट में है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया, बी आपका आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको बताना है कि सूची 1 और सूची 2, देखिए पहले में संवैधानिक प्रावधान, दूसरे में स्रोत है। तो आप देखिए एग्जामिनर किस तरीके से खेला आपके साथ कि आपको एक तो पता होता ही है, सबको एक पता होता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, तो अमेरिकी अधिकारों से लिए गए थे। तो पहले में चौथा सब जगह दे रखा है। अगर आपको पता होगा DPSP कहाँ से लिए थे, ये आयरलैंड से लिए गए थे, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बी का हो गया तीसरा। जैसे ही आपको बी का तीसरा पता लगा, आपने ये एलिमिनेट कर दिया और ये एलिमिनेट कर दिया, बी का तीसरा। अगर बात करें मंत्रिमंडलीय सरकार की, तो सारा सिस्टम हमारा संसदीय कहाँ से लिया गया, वो लिया गया ब्रिटिश के संविधान से। तो सी का पहला, अगर आपने सी का पहला पकड़ दिया तो एक में ही देखिए इसमें आंसर सी का पहला आ गया। बाकी अगर केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए, ये लिए गए हैं आपके कनाडा से लिए गए हैं। क्लियर है? तो आपका सी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में बाद हैं और दूसरे में विषय हैं। तो बात करते हैं हम पहले AK गोपालन बनाओ मद्रास राज्य। AK गोपाल, देखिए पहले में इसने अलग अलग सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये किससे रिलेटेड था, ये स्वतंत्र भाषण पर रोक से रिलेटेड था। तो पहला आ गया चौथा, पहला चौथा आ गया, तो आप एक से इसको पकड़ लोगे, लेकिन फिर भी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें रोमेश थापर बनाओ मद्रास राज्य, तो किससे रिलेटेड था, ये निवारक निरोध से रिलेटेड था, निवारक अवरोध की प्रक्रिया से रिलेटेड था। अगर बात करें हम शंकरी प्रसाद बनाओ भारतीय संघ, तो शंकरी प्रसाद का मामला आपको पता होगा कि संविधान संशोधन की शक्ति से रिलेटेड था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड था। बात करें चंपागम दोराईराजन बनाओ मद्रास राज्य, तो ये किससे रिलेटेड था, ये शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से रिलेटेड था। तो इसका डी का पहला आ गया। क्लियर? सी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। तो पहले देखिए भारतीय शासन अधिनियम कौन सा था, तो ये था 1935 का। तो 1935 देखिए 3 जगह दे रहा, पहला पहला पहला, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे क्योंकि ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। दूसरे की बात करते हैं अब। दूसरे में देखिए, दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे चौथा दे रखा है, यहाँ पे चौथा दे रखा, तो आंसर इनमें से है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, क्लियर है? अब बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की। क्रिप्स प्रस्ताव आपको पता होगा कि कब आया था, 1942 में आया था। कब? 1942। अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये इससे पहले आया था। ये कब आया था? 1940 में। ये बेबल मिशन इनमें से सबसे लास्ट में आया था, ये आया था 1945 में। उसके बाद अगले साल आया था कैबिनेट मिशन। क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, ये प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कौन से स्थान पर रखा गया? ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसको भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने को किस पर? तीसरे स्थान पर। अब ये मौलिक कर्तव्य आए कब थे? तो ये आए थे 42nd अमेंडमेंट 1976। किसके समिति की सिफारिश पर? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाए गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, क्योंकि कारण क्या था? विविधताओं के संयोजन में एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो देखिए होता क्या कि ऐसे कभी भी सामान्य टाइप के या कहें कि जर्नल स्टेटमेंट टाइप के आपको दिखते हैं तो वो सही होते हैं, जर्नली ऐसा देखा गया है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा पहला। क्लियर है? कोई फैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट वो सही होते हैं। इसको आप इजी क्वेश्चन में रख सकते हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन में ऐसा को नहीं रखा जाता है। क्लियर? क्योंकि वो ट्रिक से सुलभ हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों दिए गए हैं नीचे, तो उनका कारण भी दिया गया है। तो देखिए पहला कथन है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो आपको पता है कि इसने सिफारिश करी थी। दूसरी बात के कारण क्या था कि जिन राजनयिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद इतना का दुरुपयोग किया। तो कारण तो देखिए बातें तो दोनों ठीक हैं, बट ये इसका कारण व्याख्या कर रहा है। तो देखिए क्योंकि हो क्या रहा था कि जो भी सेंटर में गवर्नमेंट रहती थी तो स्टेट की गवर्नमेंट को चलने नहीं देती थी। तो इसने सरकारी कमीशन ने कहा कि ऐसा है कि भाई इसका जो है दुरुपयोग कम से कम हो, इसलिए कुछ रिकमेंडेशन किए थे। तो उन रिकमेंडेशन को अभी पढ़ने की इसमें प्रीलिम्स में ज़रूरत नहीं है, मेंस के लिए हम डिस्कस कर देंगे।
कि सरकारी कमीशन के हिसाब से राज्यपाल के लिए क्या वो किया था उसने, और इसके लिए क्या अनुच्छेद 356 के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन किया था इन्होंने। क्लियर है? चलिए, तो इसका देखिए आंसर। अब आपको यहाँ पे एकदम आंखें बंद करके ये नहीं मारना कि पहले पे एकदम से टिक कर दो, तो यहाँ पे पहले पे इसने बदल दिया है, तो आपके सामने एग्जामिनर ऐसा खेल करता रहता है कि दूसरे को पहले पे लिख देगा, पहले को दूसरे पे। आपको अपने मतलब से है कि हमारी दोनों बातें सही हैं और व्याख्या सही कर रहा, इसको आंखें खोल के टिक करना है, आंखें बंद करके पहले को टिक करके मत चला आना, क्योंकि जर्नली ये वाला स्टेटमेंट पहले पे होता है और ये व्याख्या नहीं की गई है, ये दूसरे पे होता है। क्लियर है? तो आपको बहुत आंखें खोल ली हैं यहाँ पे, आंखें, ये देखिए ये आंखें खोल ली हैं ये वाली ऐसे करके, और ये वो देखना है कि एग्जामिनर ये भी कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता, तो आपका एक क्वेश्चन मैं गलत होने से बचा लूँगा, ये तरीका आपको बताकर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज शिक्षक दिवस है, तो मैं सारे वो हथकंडे आपको बता दूंगा जिससे प्रीलिम्स निकलता है। प्रीलिम्स निकालना कोई ये नहीं कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होने की ज़रूरत है। अगर आप कम भी जानकारी रखते हो तो 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप इजीली ऐसे ही सही कर देते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो कौन सा संशोधन था ये था 24वां संशोधन। कब आया था? 1971 में आया था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो आप जानते होंगे कौन सा भाग है, वो भाग 9 है। अगर बात करें 9 का ये एक हिस्सा है, तो ये नगर पालिका से रिलेटेड है। 8 की बात करें तो भाषा से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है कि 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो ये गलत कह रहा है कि उस टाइम पर नहीं की गई थी। ये कब की गई थी? 1980 में। आपने एक मामला देखा होगा, कौन सा था? मिनर्वा मिल्स। बाद में ये बोला था। ठीक है, तो अब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो देखिए बहुत कम चांसेस होता है यूपीएससी में भी या अदर स्टेट पीसीएस में कि दोनों स्टेटमेंट वो गलत डाले, तो होता है गलत, बात बहुत कम चांसेस में। अगर आपको एक 100% पता है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट आप टिक करके आओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों में प्राथमिकता संवैधानिक है। तो दूसरी बात ठीक है, यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है, दूसरी तरफ संवैधानिक संशोधन का क्रमांक है, कब ये किया गया था? तो पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 19 का एक ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, ये कब हुआ था? ये आपका आया था 97वां संशोधन 2012 में। कौन सा? 97वां संशोधन 2012 में आया था। उसके बाद में देखें हम कि रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान, ये आरक्षण का संरक्षण, ये कब आया था? तो ये आया था आपका 81वां संशोधन 2000, 81वां संशोधन 2000। वहीं पर बात करें हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये कब बना था? ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण कब किया गया था? 2015 में किया गया था, बाद में इसको भंग कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के आकार को परिवर्तन, ये परिमित करना, ये कब आया था, यानी कि लिमिट कब लगाई गई थी इस पर? तो ये आया था 51वां संविधान संशोधन 2003। ये 2004 बोलते हैं लेकिन 2003 में था ये। क्लियर है? तो देखिए इसमें कितना कर दिया था कि लोकसभा की 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, और वहीं पर राज्य में ये कोटा 15% किसका? विधानसभा का। तो अब हमारा देखिए पहले का क्या आया? पहले का तीसरा आया। अब आप देखिए ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ ट्रिक कि किस तरीके से हमारी ट्रिक काम कर रही है। तो देखिए पहले का तीसरा दो जगह है, अब ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा। अब इनमें से देखिए कोई सा आंसर, तो बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो मिजोरम को कब दिया गया था? 53वां संविधान संशोधन। कब? ये 1986वां अधिनियम था ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये श्री रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा है? तो इसका कौन सा था? राजस्थान का ये अनुपात सही नहीं था। कौन सा? राजस्थान का देखेंगे हम, तो राजस्थान का ये सही नहीं था। राजस्थान में कितना बताया था इन्होंने?
राजस्थान में बताया था कि 30% तो रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो लोग, और जो 26% है वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वो लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। क्लियर है? तो आप टोटल मिला के कितने हो गए, तो ये समथिंग 27-28% ही बैठ जाएंगे, 28% दोनों मिला के अगर मिला दें हम दोनों को तो 28% आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? तो किससे मिल सकता है? देखिए, अगर हम श्रम शक्ति को तीव्र गति से कौशल प्रोवाइड कराएंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास में जो अधिकतर जनसंख्या अभी नौजवान है, तो विश्व में नंबर 1 पे ही आते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी श्रम शक्ति को, मानव संसाधन को अगर कौशल विकास प्रोवाइड कराएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा संभावना है कि तीव्र विकास मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो देखिए, इसमें आधार वर्ष और वे गणना विधि दोनों बदल दी गई हैं। आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। आधार वर्ष पहले 2004-05 होता था, अब आधार वर्ष क्या है इसका, राष्ट्रीय आय का 2011-12 आधार वर्ष है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए, इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं यहाँ पे और उनका सारथ क्या है, मतलब उनका उद्देश्य क्या है उनका। तो पहले की बात करें हम, नई रोशनी कार्यक्रम, तो नई रोशनी कार्यक्रम आपने देखा होगा महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। तो पहले का पहला अगर आपको पता है तो आप आंसर इजीली बता सकते हैं कि यही आंसर है। अगर बात करें हम दिशा की, तो दिशा क्या, ये सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण है ये। तीसरा जनधन योजना, तो जनधन का आपको पता ही है, वित्तीय समावेशन के लिए ये लाई गई थी, जिससे क्या दूर से दूर क्षेत्रों के लोग भी अपना खाता खोल सकते हैं बैंक में और अपनी पूंजी को जमा कर सकते हैं। अगर चौथे की बात करें हम, स्वावलंबन योजना, तो ये किससे रिलेटेड थी, ये नई पेंशन प्रणाली से रिलेटेड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर हमारा ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था कि आपको पहले पर अगर दिखाई दे 2 नंबर, तो सी डी देखिए यहाँ पर 2 सेम दे रखें, तो आपका आंसर यहीं से रहने वाला है। कहाँ से? या तो आपका आंसर ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो आपके आंसर नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक साइड में तो विशेषज्ञता लिखी है, दूसरी टाइप पे कमेटी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो आप बात करते हैं कराधान की। तो कराधान से रिलेटेड कौन सी कमेटी थी? तो ये पार्थ सारथी सोम ये कमेटी थी कराधान से रिलेटेड। दूसरी कृषि से रिलेटेड, तो कृषि से रिलेटेड कौन सी थी? अशोक गुलाटी कमेटी। मौद्रिक नीति से रिलेटेड, तो आप इसको तो आप जानते होंगे, तो ये रंगराजन समिति थी। अगर बात करें हम भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ये अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता बनाई गई थी, अरविंद पनगड़िया की। अगर बात करें हम राजकोषीय नीति की, तो राजकोषीय नीति ये MS ये गोविंद राव। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर है इसके हिसाब से C। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैटरी। आपने देखा होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बैटरी। चलिए आगे चलते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम मोटर की, तो मोटर क्या काम करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर किसको बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और वहीं पे बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर देखा होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है, जनरेटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना अपवृद्धि है, ये किसकी? ये है अग्र मस्तिष्क कपसच की है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णयोगज DNA तकनीक के चरण दिए गए हैं यहाँ पे, तो बताना है कौन कौन से अनुक्रम, बताना है इसका कौन सा अनुक्रम है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको कैसे इजी कर देता हूँ इसको। देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम कर देते हैं इसको ईजी। कैसे करेंगे? एग्जामिनर भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर ने वीडियो देख ली है तो भाई क्वेश्चन पेपर टफ आ सकता है, तो आप कोशिश करें कि एग्जामिनर तक ये वीडियो ना पहुँचे। तो देखिए, एग्जामिनर ने क्या काम किया कि आपको पहला यहाँ पर 2 जगह दे दिया। अब आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं 50-50 पे, तो आप इजीली 1 सेकंड में आ गए। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। बाकी अगर आप कुछ भी टिक करके आओगे इसमें से 50-50 का रेशियो है आपका। तो इसमें देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आएगा क्या? अनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण करना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कि DNA का विखंडन करना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका इच्छित DNA के खंडों का पृथक्करण करना। तो पहले तो हम पृथक्करण करेंगे, पृथक्करण करेंगे, फिर विखंडन करेंगे, फिर पृथक्करण करेंगे। उसके बाद में आएगा फिर आपका ये रुचि वाली जीनों का परिवर्तन। क्लियर है? उसके बाद आएगा DNA को खंड को भाग में जोड़ना। तो आपके इसके हिसाब से D आंसर आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या होगा कि प्रवाह प्रक्रिया सबसे लास्ट में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है बताना है आपको। पहला देखिए,
लाइगेसेज, तो ये इसके आगे ये गलत मैच किया हुआ है। दूसरा लाइगेसेज का है ये आणविक सीवन कार, ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है एस्पिरिन नामक ये मादक दर्दनाक दवाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा है यह दर्द में राहत प्रभावी है। तीसरा यह खून के थक्के नहीं जमने देता है, तो यही जो है गलत है, ठीक है, खून के थक्के से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए। तो कौन सा दिया जाना चाहिए, अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ORH ये माइनस का खून दिया जा सकता है उसको, ठीक है ना। तो AB देखिए AB सर्वग्राही है, सर्वदाता नहीं होता, तो ये तो कट जाएगा दोनों। उसके बाद में ये प्लस और माइनस वाला बचे, तो आपको ये माइनस वाला ये दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए AB को बोल रहा है ये सर्वग्राही है, सबका ले सकता है खून ये, बट दे नहीं सकता। जैसे कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा होगा जब बचपन में आप छोटे होंगे बहुत शैतानी करते होंगे, तो कभी कभी जो माता जी होती है वो बोल देती हैं कि बेटे तूने तो मेरी ज़िंदगी भर खून ही पिया है। तो भाई ऐसा गुस्से में बोलती हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने खून पिया है तब आपका ब्लड ग्रुप जो है AB पॉजिटिव हो गया। तो अब आप इसका इशारा मेरी तरफ को ना समझें, कभी कभी गुस्से में माता जी बोल देती हैं तो उसका मतलब कतई भी ये ना निकालें, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो ये है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता, ये हेपेटाइटिस B पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। किसकी, वायरस की वजह से होता है। बाकी आप बात करें हैजा की तो ये होता है, अगर पीलिया की बात करें तो ये इसकी वजह से होता है, और टाइफाइड भी उसी की वजह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करना है। तो सही जोड़ा देखिए पहला है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोक्यूलिसिस, ये किससे संबंधित है, ये DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए ये संबंधित है। तो पहला ये ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत कौन सा है। तो ये कौन सा, यह है ऑक्सीजलिक अम्ल का। किसका, ऑक्सीजलिक अम्ल का। वहीं पर बात करें हम नींबू की, तो देखिए नींबू साइट्रिक अम्ल का होता है, नींबू, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। अगर बात करें हम एसिटिक अम्ल की, तो आपने देखा होगा सिरके में होता है, किसमें, सिरके में होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। चलिए 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ये यहाँ पर लिख दिया FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली ये आवर्ती बैंड का परास कितना होता है। तो ये होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50 है इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ में की गई। तो मैच आपको करना है कौन सा उपग्रह किस दिनांक को लॉन्च किया गया था, क्लियर है। तो इसमें से वो बताना कि कौन सा विफल रहा था पहुँचने में। तो कौन सा विफल रहा था, तो ये था आपका GSAT-4 15 अप्रैल 2000 को लॉन्च किया गया था, 2010 को, तो ये विफल हो गया था, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसरो से क्वेश्चन पूछा जाना, चाहे वो चंद्रयान से पूछे चाहे वो किसी से पूछे, ये चंद्रयान द्वारा हाल ही में छोड़े गए उपग्रह से पूछे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। तो वायुयान बनाए जाते हैं कहाँ पे, ये फ्रांस का बनाए जाते हैं, यानी कि फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है सुनहरी यानी गोल्डन चावल है। तो ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले। तो ये क्या है, तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें देखिए कभी कभी पूछा जा सकता है कौन सी विटामिन के लिए इसकी मात्रा बढ़ाई गई। देखिए विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई है इसमें, ठीक है, विटामिन ए। तो कभी कभी ये ना देकर विटामिन ए दे दिया जाता है, तो आपको वो टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में, 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि ये देखिए शुरुआत तो हुई थी 1971 में, बट इसने आंसर माना था इसका 1970। तो आपको अगर पता होना चाहिए यार इसका 1971 में शुरुआत की गई थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बाद में हुआ क्या था कि इससे राजस्थान PCS ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, RPSC द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। कोई भी यार इसमें सही नहीं था। पहली जो आंसर किया थी उसमें इसने 1971 को माना था, बट आपको सही ईयर पता होना चाहिए इसका 1971,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो कौन सा है इसमें? तो ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? देखिए ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जा रहा, तो आपको पता होना चाहिए 4 यहाँ पर तप्त स्थल हैं, यानी कि हॉट स्पॉट हैं। तो इनमें से कौन सा, देखिए इनमें से कौन सा पश्चिमी घाट इनमें से है। और बात करें और बाकी 3 कौन से हैं, तो बाकी 3 में हिमालयन क्षेत्र है। हिमालयन क्षेत्र में कौन सा? पूर्वी भाग, ये पूर्वी घाट नहीं, हिमालय का पूर्वी भाग शामिल है इसमें, पहला हो गया। दूसरा आपको पता लगे पश्चिमी घाट है। तीसरा ये है आपका भारत म्यांमार सीमा पर। और चौथा कौन सा है? सुंडालैंड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा एक जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते होंगे कौन जाना जाता है, तो अमेजन फॉरेस्ट को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक ये जीवीय संगठक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो देखिए जीवीए में आता है आपका, वनस्पति जीवीए में आता है, जानवर जीवीए में आता है, जीवाणु जीवीए में आता है, तो ये जीवीए के अंतर्गत नहीं आता है, तो वायु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कीवी क्या है? कि खाने वाली कीवी नहीं, तो ये क्या है? उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कीवी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है कब? देखिए जब हम बहुत ज़्यादा जलाशयों को जो करेंगे, प्रदूषित करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? देखिए नाइट्रोजन पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक्य के कारण जब जल में इनकी मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है? यूट्रिफिकेशन हो जाता है। तो देखिए हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है नदियों को साफ़ करने में। देखिए नदियाँ अपने आप को साफ़ करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसको गंदा ना करें। तो इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। नदियाँ देखिए अभी किस तरीके से बाढ़ आई यमुना में या कहीं गंगा में, तो अपना गंदा पानी सारा बहा के ले गई। तो भाई आप क्यों डालते हो फ्री गंदा पानी इसमें दोबारा? तो उन्हें भी जीने का अधिकार है। आपने हाई कोर्ट के माध्यम से उन्हें जीवित का दर्जा दे तो दिया, लेकिन आप जीने कहाँ दे रहे हो उनको? सारे जो लोग हैं, जो सारे लोग देखिए जो हमारे चैनल से जुड़े हुए उन लोगों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सभी समझदार लोग हैं। तो ये क्योंकि प्रिपरेशन आपको सिखा देती है कि आपको जीना कैसे है और आपको कौन सी चीज़ों के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है। क्योंकि आप देखिए तैयारी के दौरान आप क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, खास करके इन्वायरमेंट का अगर अच्छा पोर्शन एग्जाम में इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि आप अच्छे से इन्वायरमेंट को समझ सकें। तो आप जब तैयारी करते हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अवेयर हो जाते हैं। आप कोई भी चीज़, यहाँ तक कि गिलास भी, कप भी, खाली कोई भी कहीं इधर उधर नहीं डालते, आप डस्टबिन तलाश करने की कोशिश करते हैं। बट होता क्या है कि हमारी निकम्मी सरकारें कहीं पे भी आपको डस्टबिन वगैरह नहीं प्रोवाइड कराती हैं। बोलते बहुत है, किताबों में, कॉपियों में, ये दस्तावेजों में चलता रहता है कि हमने ये सूखे डस्टबिन अलग लगा दिए, गीले डस्टबिन अलग लगा दिए, लेकिन कहीं भी मार्केट में वो दिखाई नहीं देते हैं। जब होता क्या है कि जब वही दिन आ जाता है कि हमें बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है, तो उस दिन तो सरकारें और सभी ये जितने भी संगठन हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, बाकी उसके बाद में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो सरकार को बहुत ही ध्यान से इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो लोगों का क्या काम? सरकारें किसके लिए फिर? जब आपका पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, लोग नहीं रहेंगे, तो आपकी सरकारों का क्या मतलब है फिर? तो भाई बहुत ही संजीदता के साथ में ये काम करना पड़ेगा, संजीदगी के साथ में काम करना पड़ेगा सरकारों को भी, और नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, निम्न फसल समूह में से कौन सा एक समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं? तो वो कौन सा? देखिए मसूर हो गया, चुकंदर हो गया और गेहूँ हो गया। तो इनकी जो है ये इनकी फसलों के अवशेष इनको प्रयुक्त नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि इन्हें भी किया जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन बन जाते हैं फिर बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होता है? जिनमें बहुत ज़्यादा लंबी जड़ें होती हैं, यानी कि लंबी इतने फिट की मूसलाधार जड़ें होती हैं, जिसमें मूसला जड़ें होती हैं। तो देखिए ये पानी की तलाश में ये बहुत नीचे तक चलती रहती हैं। ठीक है, पानी को तलाश करने के लिए ये नीचे तक जाती हैं, और कोई कारण नहीं है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि हमारी टीम ये 4 पेपर और कराने के बाद में ही कराएगी वो दीक्षा के पब्लिकेशन के जो भी PYQ हैं, जितने भी PYQ हैं आपके, चाहे वो बात करें आप भूगोल के,
अर्थव्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के, इतिहास के, कला संस्कृति के। तो ये दोनों दिशा की बुकें हैं वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देखिए हमें कोई लालच नहीं है इनका ऐड करने में, ना ही आप मतलब ये समझें कि हमें कुछ फ़ायदा है इससे। लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि 32 साल के जो भी पेपर राजस्थान में हुए हैं, वो चाहे आरपीएससी ने कराए हों, आरएसएसबी ने कराए हों, या फिर विभागीय पेपर हों, या फिर राजस्थान पुलिस के पेपर हों, राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हों, या फिर रीट के पेपर हों, या फिर ई और आरओ के पेपर हों, तो सारे पेपर उसमें 32 साल के पेपर उसमें कराए हुए हैं, 100 पेपर हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि उसने ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ये पेपर कराए हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सॉरी, ये गलती हो गई, आज के दिन तो चैनल सब्सक्राइब करवाना नहीं है, तो मतलब जुड़ सकते हैं चैनल से, ठीक है। वो कल को जुड़ सकते हैं, आज दिल करे तो आज भी जुड़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप जुड़ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 62 है। ये क्या कहता है कि 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्यों में से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? तो किसने किया था? ये ऋषि दत्त मेहता ने किया था। किसने? ऋषि दत्त मेहता ने। तो आपको पता होना चाहिए कब किया था, 1920 में ये किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई फिर ट्रिक से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले में देखो कि कौन कौन से दो कॉमन है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो आंसर तो आपका 3 में से रहने वाला। ये कट कर दो, ये कट कर दो। क्लियर है भाई? 50-50 का रेशियो आया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं कि करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने 50-50 के रेशियो पे ला के खड़ा कर दिया है। क्लियर है? हम सोल्व कर देंगे। हम तो ट्रिक की बेस सोल्व कर रहे हैं, बाकी तो एक पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं इसलिए सोल्व किया है ये। तो पहले क्या देखा था उस टाइम पे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रद्युम्न सिंह इसके अध्यक्ष थे दूसरे समिति के। दूसरी बात करें हम लोक उपक्रम समिति के कौन थे? मोहनलाल गुप्ता थे। तो मोहनलाल गुप्ता यानी कि बी का पहला। तो बी का पहला कौन सा है? फिर इसमें ये पहला इसका आंसर आ गया। हमने ट्रिक की वजह से सोल्व किया, बाकी आपको अभी इसका कोई डाटा याद नहीं करना है। क्लियर है? क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक साइड में आपको पुस्तक दे रखी है, दूसरी साइड में लेखक दे रखे हैं। अगर बात करें हम तो देखिए कभी कभी मैं कह रहा कि ट्रिक कहाँ पर फेल हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसी जगह पर ट्रिक फेल हो जाती है। यहाँ पर ट्रिक फेल हुई है, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में आपकी ट्रिक फेल हो। अगर आपको ये, लेकिन ट्रिक कब लगानी है मैं आपको बताऊँ। ट्रिक कब लगानी है? जब आपके हाथ दोनों ये खड़े हो जाएं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, तब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे। अब क्या करा जाए? तो ऐसी सिचुएशन में बाद में ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आपको नॉलेज लगानी है अपनी, पहले आपका है ज्ञान, पहले नंबर पे आपका ज्ञान है, जो आपने पढ़ा हुआ है वो लगाना है। क्लियर है? तो आपने कोई भी एक भी पुस्तक पढ़ी होगी तो वो लगानी है। ऐसा नहीं कि पहले से क्वेश्चन, पहले से ट्रिक लगा लो। आप ट्रिक लगानी भाई बाद में, ये नोट सुन लो आप। ट्रिक लगानी बाद में, जब आप बिल्कुल थक जाएँ, पेपर आपको अटैम्प्ट करना हो, दिख रहा हो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही भाई, तब आप ट्रिक से खेलो, ठीक है। तब आपको फ़ायदा होने वाला। लेकिन आप पहले नहीं कि पहले कुछ भी ट्रिक लगा दिया कि यहाँ से आंसर है, पता लगा आंसर कुछ और हुआ यहाँ से इधर से, तो वो लगानी बाद में। आपने देखा, देखिए पुस्तक कौन सी? यह है हमी रायण। तो पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे मंचराव। तो मंचराव, अगर आपको एक भी पता तो आप आंसर ईजिली निकाल लोगे इसका, ठीक है। अगर आपको पता है वीरमायण किसकी, वीरमायण तो ये बादर ने लिखी थी, बादर। अगर पता है कि रघुनाथ रूपा किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके ये व्यास जी ने, ये भांडव व्यास जी ने। अगर बात करें किरतार बाग जी, तो ये किसने लिखी थी? ये दुर्सा जी ने लिखी थी, दुर्सा होडा ने। तो आपका आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एलिमिनेट करने का मैं एक और तरीका बता दूं आपको। देखिए जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया 65 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में बरीक वंश ने शासन किया, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। देखिए ओंसिया अलवर ऐसे करके, बंदनौर बयाना, तो इस टाइप से करके सेम ऑप्शन देने की कोशिश करेगा जिससे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि एग्जामिनर का काम है आपको कंफ्यूज कराना। तो बरीक वंश ने राजपूताना के बयाना क्षेत्र में किया था। कहाँ पर? बयाना क्षेत्र में। तो बयाना इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर देते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ ट्राइब दे रखी है कि कौन सी किस क्षेत्र में मिलती है जनजातियाँ। तो देखिए यहाँ पे सांसी पहले पे दिया है और सांसी यहाँ पे पहले पे दिया है। तो अब आपका आंसर सांसी से रहने के 99% चांस है। क्लियर है? कुछ भी नहीं पता तो आपको। दूसरे नंबर पे देखा होगा आपने क्या दिया इधर, दूसरे नंबर पे दिया आपका गरेशिया और गरेशिया। तो ये यानी कि यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे ये गरेशिया, तो आंसर इनमें से रहने वाला है। अब दूसरा को ऑलरेडी आप काट चुके, तो आंसर हम ये मार देंगे ट्रिक से, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। लास्ट में भी देखिए 2-2 कॉमन दे रखे हैं यहाँ पे।
तो अब देखिए दूसरे पे यहाँ पे सहरिया कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया आपको, लेकिन सहरिया दूसरे नंबर पे तो आएगा ही, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे काट चुके, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको। तो आप पहले पे देखें यहाँ पे सांसी है, दूसरे पे सहरिया है इस क्षेत्र में, तीसरे पे यहाँ पे भील है, इधर भील है, और इधर जो है लास्ट में गरीसिया है। तो आपका आंसर आ जाता है तीसरा। क्लियर है? दो तो आपने पकड़ दी 50-50 पे, तो आप पहली बार में ही आ गए थे 50-50 पे, उसके बाद में आप कर देंगे सोल्व। चलिए आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानचित्र में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति बतानी है आपको 1 2 3 4 में, तो कौन सी क्षेत्र में कौन सी ये लिफ्ट है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाएंगे। देखिए ट्रिक में होता क्या है, देखिए ये आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है। तो पहला यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे करण सिंह दे दिया, उसके बाद में जय नारायण, फिर जय नारायण। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले नंबर पर इधर सबसे जो दक्षिण में है तो वो है जय नारायण। अगर आपको ये पता है कि पहले नंबर पर इधर साउथ में जय नारायण है, तो आप इनमें से मार दोगे, पहला आप कट कर दोगे तो ये कट कर दोगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे पे कौन सी है, दूसरे पे फिर ये कसी सिंह लिफ्ट शहर, तो कसी सिंह कौन सी पे, दूसरे पे, इसको कहते हैं करण सिंह है, कसी सिंह। ठीक है, तीसरे पे फिर कुंवर सेन, तीसरे पे कुंवर सेन है, उस पर बाद में चौधरी कुंभा। तो आपको याद रखना कि कुंभा स्टार्टिंग में ही है। अगर आप इधर से बात करें पंजाब की साइड से तो कुंभा स्टार्टिंग में ही है, और इधर लास्ट की तरफ कौन सी है, तो जय नारायण ब्यास है। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। तो कौन नहीं था, ये जस्टिस प्रेमचंद जैन इसके अध्यक्ष नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं, बाकी सब रह चुके हैं ये अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कितनी सेवाओं का राजस्थान लोक सेवा गारंटीड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है। तो पुराना क्वेश्चन है, कितनी गारंटी दी गई थी, 108 की गारंटी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो ये कितनी बार लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे 4 बार लग चुका है। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कहीं पे संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो ये संविधान का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पे राज्य सरकार को जो बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब तक कितने बार लगा, 4 बार लगा। पहली बार कब लगा था, 1968 में, दूसरी बार 77, तीसरी बार 1980, चौथी बार 1992 में लगा था। तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक ही क्लास में कवर करा देंगे आपको। दिशा पब्लिकेशन की बुक में जो भी पूछे गए हैं, हो सकता है कि आज ही शाम तक या देर रात तक वो क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाए। तो होगा क्या है उससे, कि अब तक पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजस्थान में आपको राजस्थान स्पेशल की जो पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान स्पेशल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, वो क्वेश्चन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर नहीं करने वाली है उसको, ये तो क्लियर है। और ना ही घटना चक्र कवर करेगी उसको, क्योंकि राजस्थान कवर करेगा राजस्थान में जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई ये आप दिमाग से निकाल दें कि हमने जो पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ लिए, घटना चक्र के पढ़ लिए और हमारा काम हो लिया, तो ऐसा काम नहीं होने वाला है। तो जब तक कि आप डीपली राजस्थान के क्वेश्चन नहीं देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो कहाँ पर, जैसलमेर में किया गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जमुनादास, छोटेलाल, ये बक्साराम, बे नंदलाल किस चित्रकला से संबंधित थे। तो कौन सी चित्रकला से संबंधित थे, ये थे अलवर शैली से। इनका चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल, ये अलवर शैली से संबंधित थे। ये अलवर शैली देखिए जयपुर शैली का ही एक उपशैली के रूप में विकसित हुआ था। इसका विकास जो हुआ था जयपुर शैली के ही एक रूप में हुआ था, यानी कि उपशैली थी जयपुर शैली की। जबकि अगर बीकानेर शैली की बात करें तो बीकानेर शैली का विकास किसके टाइम पे हुआ था, तो ये इसमें जो है विकास अनूप सिन्हा के शासनकाल में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर शैली का अनूप सिन्हा के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो ये पर्वतसर में किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए ये तेजाजी जो है ना, राजस्थान, एमपी और गुजरात, तीनों यहाँ पर तीनों राज्यों में लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। कौन, तेजाजी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी केसरी सिंह ने। केसरी सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कौन थे, स्वतंत्र सेनानी थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। क्या नाम इनका, क्षेत्रपाल।
तो क्या है, ये क्या था, ये ग्राम अधिकारी के रूप में, तो क्षेत्रपाल कहते थे इनको, है ना। क्षेत्रपाल किसको कहते थे, ग्राम अधिकारी को। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और बात बता दूँ, तो इन्हें लोग जो है ना, इन्हें क्या देवता के रूप में भी मानते थे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 76 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए, अगर आपने देखा होगा राजस्थान का मैप, तो राजस्थान के मैप में जो दक्षिण की जो जिले हैं ये, यहाँ पे कृषि की जाती है, कहाँ पे, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो ये कौन सी कृषि की जाती है, तो इसको कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये कृषि है, देखिए इनकी स्थानांतरित कृषि होती है, इसको कहते हैं चिमाता कृषि कहते हैं। बाकी राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि जो की जाती है पूरे राजस्थान में अलग, तो उसको किस नाम से रहता है आप कमेंट करके बताएं, वरना हम राजस्थान की जो भूगोल की बुक होगी इसमें सब पूरी जब कवर कराएंगे तो आपको बता देंगे। आप कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में आदिवासी कृषि जो की जाती है, स्थानांतरित कृषि, उसको किस नाम से जाना जाता है। उसको चिमाता नहीं कहते हैं, चिमाता अगर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो होती है उसको कहते हैं चिमाता, बट राजस्थान में उसको दूसरा नाम है, वो आपको कमेंट करके हमको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है। तो कौन सी नदी है जिसका अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है, तो बाकल नदी है। ये बाकल नदी का अपवाद क्षेत्र न्यूनतम है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये साबरमती की सहायक नदी है। किसकी, साबरमती नदी की सहायक नदी है। कौन सी, बाकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयला की किस्म कौन सी पाई जाती है। तो कौन सी कोयले की किस्म पाई जाती है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि ये नवेली है, यहाँ पर कहाँ पर, तमिलनाडु में यहाँ पे मिलता है। क्लियर है। सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो ये होता है एंथ्रासाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोट मंगलोर क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है। तो किससे है, इसका संबंध है जिप्सम से। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए यहाँ पे कोयला गैस खदानें दे रखी हैं खाने, और यहाँ पे दूसरा जिला दे रखा है। तो हम फिर अपने वही ट्रिक से चलेंगे। 3 यहाँ पे देखिए दे रखा है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, फिर यहाँ पर दे दिया, लेकिन बाद में देखेंगे हम लास्ट में कौन सा फिर कॉमन है वो। तो आपने देखा होगा कि देखिए लास्ट में कौन सा आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर, तो यहाँ इसको कट कर देंगे। ठीक है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, ए या बी। 50-50 का आ गया आपका। उसके बाद आप कोई भी टिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये आपको एक भी पता है ना, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए ये केसर देसर कहाँ पे है, ये है आपके कोयला खान कहाँ पे है, ये है बीकानेर में। केसर देसर है बीकानेर, तो पहले का तीसरा। और बात करें कपूरडी की, तो कपूरडी है बाड़मेर, कपूरडी बाड़मेर। अगर बात करें माता सुख की, तो माता सुख है नागौर में। वहीं पर बात करें तानोट की, तो तानोट है जैसलमेर में। क्लियर है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया इसके हिसाब से, इसके हिसाब से आपका आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कौन सा लोएस खनन क्षेत्र नहीं है। तो देखिए मोरिजा, आपका मोरिजा हो गया, नीमला हो गया, और ये डाबला, ये लोएस क्षेत्र है। जबकि तलवाड़ा कहाँ पे, तलवाड़ा है आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये लोएस क्षेत्र नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले, लाभान्वित नहीं होने वाले जिला बताना आपको कौन सा इससे लाभान्वित नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता, ये राज्य संबंध नहीं होता है। जबकि कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इससे उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही, ये इन जनपदों को ये लाभ पहुँचाती है, जैसे उदयपुर, बाड़मेर और सिरोही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह कौन सा था। तो ये कौन सा था, राम राज्य परिषद। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। किन वर्षों में संभागायुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो कौन सा वर्ष था वो, ये किया गया था 1962 में समाप्त किया गया था, और 1987 में दोबारा से पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो डी आंसर इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला चीज़ कि आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ये बात ठीक है, इसने तब से कार्य करना शुरू कर दिया था, तो ये तो होगा नहीं आंसर में। तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। दूसरा है आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। तीसरा आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ये तीसरा भी गलत है। चलिए नेक्स्ट है जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश AS गोद्रा आयोग के अध्यक्ष, तो ये बात ठीक है। तो दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 87, कि निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रथम आपका मुख्यमंत्री बना हो, प्रथम लोकसभा यहाँ राजस्थान लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बना हो, प्रथम चुनाव आयुक्त बना हो। तो प्रथम कोई भी चीज़ ऐसा कुछ होता तो वो पूछ लिए जाते हैं। तो कौन थे प्रथम मुख्य सचिव बने थे? श्री के राधा कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपकी पहली ट्रिक फेल हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई होगी। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपको एक भी पता है यहाँ पे कि गागरीन कहाँ पे है, गागरीन सिंचाई प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यह है झालावाड़ में। अगर आपको झालावाड़ इसका आंसर पता है तो आप पहले इस पर सीधे आ जाएंगे, सी पे। ठीक है, उसके बाद में पीपलाद कहाँ पे है? पीपलाद है बारां जिले में, बारां जिला। और बात करें गढ़डाड़ा की तो कहाँ पे? ये बूंदी जिला में है। वहीं बात करें तकली की तो तकली है कोटा में। ठीक है, तकली का भी आपको पता होगा ना, तकली इजीली आप टिक कर दोगे कोटा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88, कि राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। तो इस टाइम पर किसकी मानी गई थी? ये मानी गई थी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्लियर है, ये राजस्थान का पहला ये थर्मल पावर स्टेशन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कि राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू की गई। तो कहाँ लागू की गई थी? ये लागू की गई थी कोट कासिम तहसील से। क्लियर है, कोट कासिम तहसील से ये लागू की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, कि नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो कौन सा जिला शामिल नहीं था इसमें? ये आपका जालोर जिला इसमें शामिल नहीं था। जबकि कौन कौन से जिले थे? देखिए, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, बराग, डूंगरपुर, सिरोही, ये जनपद आते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है। तो कौन सी देवी का मंदिर है यहाँ पर सामर झील में? यह है शाकंभरी देवी का मंदिर। क्लियर है। बाकी बात करें हम शीला देवी का मंदिर की। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? यह है आमेर के किले में। कहाँ पे? आमेर के किले में स्थित है शीला देवी का मंदिर। उसके बाद में अगर बात करें हम ये बब्बन देवी के मंदिर की, तो यह है जोधपुर में। कहाँ पे? यह है जोधपुर में। बाकी कुंजल माता का मंदिर है नागौर में। इनका मंदिर कहाँ पे है? यह है नागौर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन माना जाता था। तो ये कौन माने जाते थे? ये प्रधान के रूप में माने जाते थे। भाई आज की डेट में प्रधान अपना आप प्रधानमंत्री से नीचे नहीं समझते हैं। क्लियर है, गांव के तो प्रधानमंत्री होते हैं वो। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई एक बार मैं जब मेरा जाना हुआ था दरभंगा, तो उधर मैंने एक देखी अच्छी सी बढ़िया सी गाड़ी ले रखी उसने, स्कॉर्पियो, वो ब्लैक कलर में, वो भी दबंग टाइप में। और उसके आगे पीछे शीशे पे लिखवा रखा उन्होंने, बस ग्राम प्रधान जी, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, और तगड़ा सा बैनर लगा रखा उसकी गाड़ी के आगे। तो मैं कहा भाई ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है यार। तो वो अपने आप को भाई कम से कम विधायक से नीचे नहीं समझते, प्रधान जी गाड़ी पे लिखवा रखा है, ग्राम प्रधान जी हो भी। ठीक है, तो इनकी भी भाई अपनी एक अलग पावर होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 डिस्कस करते हैं कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। वर्तमान में तो आपको पता है कि वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं। तो ये बनाए गए थे। तो ऐसे पहले पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये देखिए, इसको आप लक्ष्मीकांत से कहाँ से सोल्व करते? ये गठन चक्र में आप कहाँ से सोल्व करते? जब तक कि राजस्थान की स्पेशल की ये पॉलिटी हमने नहीं कर रखी है। क्लियर है। तो आप कुछ सब्जेक्ट को इनको भी हल्के बना लें, क्योंकि ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। ये जब तक आप नहीं करते तब तक बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि स्थान कौन सा है जो बताना है जो अपने मृदा शिल्प के लिए, इसके मृदा शिल्प के लिए जाना जाता है। तो कौन सा है वो? तो ये है आपका मोलेला। कौन सा स्थान है? मोलेला स्थान है, जो कहाँ पर है? ये है आपका, ये राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे है। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला है। और नदी कौन सी है इसकी? तो बनास नदी के किनारे है, बनास नदी। तो कमेंट करके बताओ बनास नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है टोटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये कमायचा नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये भी है, नागफणी भी है और अलगोजा भी है। तो चौथा इसका आंसर ये, मतलब केवल चौथा नहीं है, सी आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए गलत युग्म चुनना, आपको एक तरफ जल राशि दे रखी है, दूसरी तरफ स्थानीय जिला दे रखा है। तो पहला देखेंगे आप कायलाना, कहाँ पे ये कायलाना जोधपुर में। दूसरा बात करें चांद बावड़ी, ये कहाँ पे ये दोसा। वहीं पर बात करें घुड़शियर, तो घुड़शियर कहाँ पे ये घुड़शियर ये आपका ये बीकानेर, ये गलत है। बाकी गेप सागर ये डूंगरपुर, तो यही आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 97। अब तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैं इजीली ऐसे ही आपको बता सकता हूँ, मैं बता दूंगा। बाकी हमारी टीम एक दिन में इन सारे क्वेश्चन को जो भी 2013 से तक के पूछे गए हैं 2021 तक के, उनको सभी को सोल्व करा दिया जाएगा आपके पेपर से पहले ही। क्लियर है? 2 से 4 दिन में हम आपको उसका जो है लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ट्रिक के साथ में। तो उसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इसको कराने के लिए, तो जो एक्सपर्ट है उसी से कराए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? तो इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है अपने आप को ये बोलने में। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, फिर भी मैं बता दूँ जो ईजी है मैं बता देता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कह रहा है कि किसी कुट भाषा में 5, 6, 7 का अर्थ है ब्लैक टॉल मैन, ठीक है, और 8, 5, 9 का अर्थ है तो करली ब्लैक हेयर। वहीं पर बात करें 1, 6, 7 का अर्थ है कि फैट टॉल मैन। तो उसी कुट भाषा में एक का क्या अर्थ व्यक्त करता है। तो एक देखिए क्या पहले व्यक्त करता है, तो ये क्या नहीं होगा ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो एक देखिए अगर कहीं पे ब्लैक आ रहा तो वहाँ पे एक तो होगा नहीं, क्योंकि ब्लैक के लिए कोड इस्तेमाल किया 5, 6, 7, तो इसमें एक तो है नहीं कहीं, तो हम ब्लैक टॉल मैन तीनों को इसमें से काट देंगे। तो देखिए हम काटेंगे, ब्लैक भी काटेंगे, टॉल भी काटेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इनमें संख्या में कहीं पे भी एक नहीं है। अगर हम बात करें करी ब्लैक हेयर, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या काट देंगे, तो यहाँ पे एक तो है, बट क्या नहीं है यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है देखेंगे हम, कौन सा वर्ड इसमें है जो एक की जगह काम में ला सकते हैं। तो इसमें हेयर तो है नहीं, तो हेयर को तो हम ऐसे काट देंगे। उसके बाद में ब्लैक भी हम काट देंगे। अब हमारे पास में बचा करली। तो करली कौन से में, देखिए यहाँ पर तो इसका आंसर बी दे रखा है, बट ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका, यहाँ पर आंसर होगा इसका करली, क्योंकि एक इसकी जगह पर दे रखा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी मैंने कोटी गलत पढ़ दिया, तो ये अभी देखते हैं हम। इसका हमने देख लिया। बाकी 859 का है ये करली, सॉरी यहाँ पे देखो इसका है ये 859 का करली ब्लैक हेयर। तो अब यहाँ पे देखिए करली भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक नहीं आया यहाँ पे, है ना। अगर एक आता तो हमारे आंसर इसमें से ये हो जाता, तो करली भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 1667 में देख लेते हैं हम। तो फैट टॉल मैन, तो टॉल तो होगा नहीं, बाकी मैन की जगह हम कहीं पर भी एक नंबर नहीं देखा था हमने, एक मैन की जगह ये कोड थे। तो आप देखेंगे फैट, हमारा आंसर बचा फैट। क्लियर है? क्योंकि फैट जिसमें दिया 167 में, वहाँ पर फैट टॉल मैन है, तो हमने टॉल काट दिया था पहले ही। मैन भी नहीं होगा, क्योंकि मैन 5, 6, 7 में से कोई सा एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। तो पूर्व दिशा, जो उसके पूर्व दिशा में है, देखिए इसका घर है आपका, अगर आप देखेंगे तो इसका घर किधर है, इसका घर है पूर्व दिशा में। ये होती पूर्व दिशा ईस्ट, ये होता वेस्ट, और ये होता आपका नॉर्थ, ये होता साउथ। तो इसका घर है पूर्व दिशा में, यानी कि इसकी तरफ इसका घर है। तो अपने घर से ये पूर्व दिशा से कहाँ चलेगी, पश्चिम की ओर, जाहिर सी बात चलेगी। अब ये आगे देखते हैं क्या कहता है। और उसे आगे एक चौराहा मिलता है, यानी कि आगे इधर को जाएगी तो इसे एक चौराहा मिलता है। तो बाईं ओर की जो सड़क है वो जंगल की ओर जाती है। देखिए यहाँ पे एक चौराहा मिलता है जो 4 तरफ को जाती है यहाँ पे। तो ये बाईं ओर की जो सड़क है, तो इसके बायां कौन सा हुआ, लेफ्ट इधर का हुआ, राइट इधर का हुआ। तो बाईं ओर की सड़क है, ये जाती कहाँ को, जंगल की ओर जाती है। तो ये जाती है जंगल की ओर। लेकिन उसके साथ में हम देखें, और उसके उत्तर में ये सड़क उसकी जो आगे जो सड़क जाती है, यानी कि जो सीधी सड़क जाती है वो बाज़ार की ओर जाती है। ये यहाँ पे मार्केट है, बाज़ार की ओर जाती है। तो अब उसके पास में रास्ते कौन से बचे, पीछे को जा नहीं सकती क्योंकि उधर से आ रही है। तो उत्तर की तरफ को उसका रास्ता बचा, तो उसका स्कूल किस साइड में है, तो उसका स्कूल जो है नॉर्थ की साइड में है। क्लियर है? तो नॉर्थ इसका आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये कहता है कि अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं है और नीचे से 27वीं है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए आप लगा लेंगे इस तरीके से। ऊपर से अगर 7वीं रैंक बोल रहा है, तो ऊपर से जाहिर सी बात है 6 लोग इसके बीच में होंगे, तभी तो उसकी रैंक की 7वीं आई ना, 7वीं रैंक आई। और ये बोल रहा है कि उसकी रैंक जो है नीचे से 27वीं है। अगर आप नीचे से यहाँ से रैंक लगाएंगे, तो यहाँ पर जब स्टार्ट देखिए 26 तो यहाँ पर लोग होंगे, तभी तो यहाँ पर 27वीं रैंक है, ये 27वीं रैंक है। तो इन रैंकों को आप एक जोड़ेंगे नहीं। देखिए 26 में ये आप 6 ऐड कर दो, तो 26 में 6 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बाकी इस रैंक को तो आप एक ही जोड़ेंगे ना, चाहे तो आप इधर की जोड़ो, इधर की जोड़ो, एक ही रैंक जोड़ेंगे।
तो 32 में जब आप एक और जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा 33। तो बंदे कितने यहाँ पर 33 हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। तो देखिए ये कह रहा है कि जो लिंक इसका बन रहा है वही लिंक इसका बनेगा और सेम लिंक आपको इसका बनाना है तीसरे का। तो क्या लिंक बन रहा है इसमें, तो देखिए इसमें आपने देखा होगा कि इसको और इसको जोड़ देंगे हम तो कितना बनेगा 132 प्लस 28 ये बनेगा 160। तो 160 का क्या है इससे रिलेशन, 160 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही ये आपका आ गया 71 प्लस 9 तो ये कितना आ गया 80 आ गया। 80 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो इनका रिलेशन बन रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे कि 19 और 13 कितना है 19 और 13 आ गया आपका 32। तो 32 के नीचे हम क्या ऐसा लिखें जिससे कि 8 आए, तो उसके नीचे हम लिखेंगे 4 तो 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया इसमें 4। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। तो इसमें से कुछ आपको ये बताना है कि कुछ कथन दिए गए उसमें से सबश्रेष्ठ निष्कर्ष कौन सा निकला सकता है। पहला है देखिए इसमें कि सबसे बेहतर अभ्यर्थी के अलावा कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। क्लियर। दूसरा, कुछ लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तीसरा, कुछ लोग अच्छे अंक के लिए उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं निष्कर्ष कौन सा निकलता है। ये कह रहा है कि सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ये तो इन्हीं का निष्कर्ष हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कुछ जो सामान्य विद्यार्थी उन्होंने परीक्षा दी थी। नेक्स्ट है वे लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है इसमें सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए, तो ये थोड़ा लग रहा है हाँ इसके हिसाब से ये सही है। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इस तरीके से नंबर सीरीज में दे रखा होता है, तो यहाँ पर आपको पहचानना कि यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आएगा। तो इसका लिंक निकाल लेंगे आप। इसका जब लिंक निकालने की कोशिश करेंगे आप तो क्या आएगा, देखिए 18 को इंटू 2 से करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। 36 माइनस अगर 6 करेंगे तो आप आएगा 30। उसके बाद में आपको करना है कि 30 इंटू 2 कितना आएगा 60 आएगा। 60 को जो हम करेंगे कितने से माइनस से 12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस बढ़ता चला जाएगा। जैसे -6 करेंगे फिर -12 करेंगे फिर -24 करेंगे फिर -48 करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ऐसा लिंक निकालना हमारा, तो ये आ जाएगा आपका 96। इसका आ जाएगा लिंक आएगा आपका 96, एक्स की जगह पर 96 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन आप इसको देख ही कर सकते हैं। इसके देखिए करने का तरीका ये है कि इसको आप जितने भी ऑप्शन है इतने में तोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 में तो 5 में इसको तोड़ लो या फिर पहले इसको काउंट कर लो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं। तो 24 को आप कितने पेयर बनाओगे, तो 4 के बना सकते हैं आप, 6 के बना सकते हैं। तो इसको 4 के पेयर बना के भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कैसे इजीली किया जा सकता है। किसी कोड भाषा में गोलो यार्न का अर्थ है ब्लू स्काई और सिल्वी पॉटो का अर्थ है ये बाइसिकल रेस। गोगलो ये जो भी है वगैरह देखा आपको देखना कि रेस कार का क्या हो सकता है, रेस और कार। तो देखिए जहाँ पे भी आ रहा गोलो तो वो तो हो नहीं सकता रेस का। क्लियर है। गोलो जब यहाँ पे रेस का और कार का है नहीं, ब्लू स्काई है रोलो गोलो का मतलब, तो गोलो काट दोगे यहाँ पे यहाँ से। अब देखते हैं, देखिए ब्लू स्काई मतलब ये यार गोलो का अर्थ हो गया। उसके बाद देखते हैं हम सिल्को, देखिए ब्लू में, लेकिन एक देख लेते हैं गोलो का है ब्लू स्काई। यहाँ पे कहीं भी ब्लू ना तो आपसे ब्लू पूछ रहा है और ना आपसे स्काई पूछ रहा, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। दूसरे का अर्थ है सिल्पो स्पाइडी का अर्थ है बाइसिकल रेस और यहाँ पे बाइसिकल भी नहीं पूछ रहा आपको, तो ये आपको सिल्पो भी काट देंगे, सिल्पो भी नहीं काट देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट गोलो सिल्पो का अर्थ है ब्लू साइकिल, गोलो सिल्पो। तो पहले देख लेते हैं आप ब्लू का। देखिए ब्लू का क्या आएगा, ब्लू का आएगा अब स्पैडो। तो ब्लू का स्पैडो आ गया, तो स्पैडो इसमें भी स्पैडो इसमें भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किसका, अब देखते हैं हम तो कार का कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। तो कार का देखिए शिल्पी तो हो नहीं सकता क्योंकि सिल्को यहाँ पे आ चुका है, तो कहीं पे कार वर्ड कहीं यूज़ ही नहीं किया है किसी भी उसमें, तो कार का कुछ अलग ही होगा यूनिक। तो कार का कौन सा हो गया, बोलो ये कार का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा देखिए भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है लेकिन सीटेट ने फिर से अपना लिया ऑफलाइन। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत, ये जस्ट जोक है। लेकिन हाँ ऐसा हुआ है कि सीटेट ने दोबारा से ऑफलाइन मोड में लेना परीक्षा स्टार्ट कर दिया है, तो उनके सारे तर्क गलत हो गए कि हम जो है ऑनलाइन ला के नकल को रोक देंगे, तो फिर से वो पुराने मोड पे आ गए हैं। तो दूसरी बात क्या है, देखिए हो सकता है कि भारत के सभी भागों के परीक्षार्थी कंप्यूटर में दक्ष हों, तो क्या ये बात ठीक है?
हो सकता है पॉसिबिलिटी है। दूसरा, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अधिक योग्य लोगों के चयन में मदद करती है। तो ये तो बात बिल्कुल सरासर गलत है। हो सकता है कि हैकर परीक्षा सोल्व कर रहे हो और आपको पेपर पहले से ही एक साइड में कर्सर चल रहा है जिसमें आप टिक कर रहे हो, दूसरी साइड में हैकर बगल में बैठा हुआ रूम में टिक कर रहा हो। तो अधिक योग्य लोग कहाँ से मिल गए? वो तो पैसे वाले लोग और पहुँच वाले लोग, जिसका जुगाड़ है वो वाले लोग मिल जाते हैं उसमें। तो पहला पहला कह सकते हैं, दूसरा ये पहला सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये बताना है आपको। देखिए, तो इसका कारण क्या है? तो यह विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो ये हो सकता है क्योंकि अभी तक पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं, तो पुराने पर ही चल रहे हैं, तो कौशल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं इतना। दूसरा, विश्व स्तरीय विदेशी विद्यालयों को भारत में अपने परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, ये बन तो रहे हैं, अभी गुजरात में बना है एक, तो बट ये एक समाधान नहीं है। क्लियर है? तो इसका पहला इसका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये कह रहा है कि पोटैटो को 3 द्वारा मतलब ये संकुटित किया गया है, तो मास्क को कितने द्वारा किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे देख लेंगे हम कि इसमें 3 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो इसमें कितना हुआ? तो मास्क में देखें, इसमें भी कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 हैं। देखिए आपका ये हो गया MSK, तो इसमें 1 वोवेल्स है ना, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखिए, मैथ की हमारी टीम प्रोवाइड कराएगी आपको मैथ की क्लास। मैंने आपको बोला है कि मैं एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कैसे प्रीलिम पास कर देता हूँ। तो ये देखिए, अगर कुछ भी आपको लास्ट का टाइम बच रहा है, लेकिन मैथ में अगर कुछ तुक्के मार के आने हैं आपको, तो पहली चीज़ तो ये कि भाई देखिए, यहाँ पे हमने जितने भी ट्रिक्स लगाई थी उसमें GS के पेपर में, अब यहाँ पे भी कैसे ट्रिक लगाएंगे। क्यू यहाँ पे दे रखा है, क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो इसका आंसर क्यू से रहने वाला है, ये तो पक्का है। ये दोनों काट देंगे हम। उसके बाद में आपके पास में ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा। क्लियर है? अब आपके पास में देखिए, एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे, सब जगह ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे अब हमारे 2 कट गए, 2 हमारे ऑप्शन बचते हैं। अब QS बढ़ा, तो अब कोई भी मार्क आओगे ना 50-50 का आपका आंसर निकल जाएगा। तो कोई भी मार्क आ जाओ तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बाकी हमारी टीम आपको सोल्व करा देगी। ये तो मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो भाई जो बहुत डरते हैं और कैसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या खुद सोल्व करके देख सकते हो। बाकी आप 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, आपको वो भी लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है आपका 3। इसका भी देख सकते हो आप, सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए, इसमें कितना सम चतुर्भुजों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना है आपका? इसका आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, इसके आपको अनुपात बताने हैं, तो इसका आंसर है आपका D 1:1। उसके बाद में 113 का आंसर ये सोल्व करना देखिए आपको, तो इसका आंसर है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। 114 का आंसर है आपका, 114 का आंसर है आपका D। तो ये सर्कल में बैठाने हैं, कितने कितने हैं? 3-6 लोगों को एक टेबल में, टेबल के चारों ओर बैठाना है। तो आप बैठा सकते हैं और उनका लेफ़्ट राइट निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे बैठा रहे हैं तो इसका लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ये है, तो इसी हिसाब से आप चलते रहेंगे, लेफ़्ट राइट सबको बैठा के देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे बताना आपको कितने वर्ग हैं। तो वर्ग कितने? यहाँ पे 26 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। 116 का क्वेश्चन का आंसर आपका ए। नेक्स्ट 117 का आंसर, 117 का आंसर है आपका बी। देख सकते हैं क्वेश्चन को। 118 का भी आंसर देख सकते हैं आप अभी, तो 118 का आंसर है आपका 7815। 119 का आंसर है आपका डी 12। ये 2 से 3 दिन के अंदर आपको लेक्चर ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं तो रीजनिंग का स्पेशली अलग से क्लास। 120 का आंसर है आपका 44। बाकी 121 का आंसर है बी। कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, बट अब जब सब कराए तो आप सबको इसको सोल्व करा देंगे हमारी टीम इनको। बाकी देखिए, अब 122 से क्वेश्चन से आपको कैसे देखने हैं। तो ये उस टाइम पे चुनाव हुए थे, तो अभी हम आया देखने कि अभी जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे, तो इनके कितने रही है। तो इसका क्वेश्चन का आपको देखना करंट अफेयर, सिर्फ इसका डाटा आपको याद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 123 में है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण में
पहले स्थान पर रहा, तो उस टाइम पर करंट का क्वेश्चन था ये। अभी हमें देखना है अभी का करंट का। ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2013-14 में राजस्थान की किस फसल के लिए उत्पादन में पहला स्थान रहा है, तो ये रैपिड पे सरसों का, ये अभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में थे? ये थे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम ये हिंदू चीफ जस्टिस बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126। तो ये करंट का क्वेश्चन है। अभी हमें छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम पर पूछा गया था, अभी आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट है आपका 127। ये भी करंट का क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं देखना है। बहरहाल ये देखना है कि खेल से भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 128 भी आपका करंट का क्वेश्चन था, तो अभी आपको नहीं देखना है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 129 देखना है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना शुरुआत की थी? 2022 तक था, अब बढ़ा के 24 कर दिया है इसका। चलिए नेक्स्ट है अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के बारे में बताना है आपको। तो इसका ये पाँचों सही हैं इसके। जलापूर्ति, सीवेज, सार्वजनिक यातायात, पार्क और जल प्लावन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 131 देखते हैं। अभी हाल ही में किसने कहा कि लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का भविष्य खतरे में है? तो ये किसने कहा था? ये रिचर्ड ए फल्क ने कहा था। अभी हमें देखना है करंट में क्या चल रहा है ऐसा कुछ। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधनों में पारित हुआ है? तो ये 9 में पारित हुआ। तो अभी हमें देखना है करंट में क्या चल रहा है ऐसा। नेक्स्ट है ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? हमें खेल से देखिए, खेल इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो खेल हमने पूरी करंट अफेयर में 40-50 मिनट की खेल की वीडियो डाली है। खेल परिदृश्य घटना चक्र की दृष्टि की मैगजीन है वो, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत ने कितने वर्षों बाद श्रीलंका से क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती है? तो ये अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हमें देखना है करंट का। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए छोटे व्यापारी स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एकेडमिक पुरस्कार के बारे में पूछा। ऑस्कर जूरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अमोल पालेकर को, अभी हमें करंट में देखना है ये। चलिए नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत सबसे उच्चतम है? तो बिहार उस टाइम पर था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में संपन्न हुए हॉकी खिलाड़ियों के HLIL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? तो ये आकाशदीप थे। तो अभी हमें करंट में देखना है IPL में कौन महंगा बिका है और उनमें कौन महंगा बिका है। चलिए नेक्स्ट है 2015 में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए राजस्थान के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो हमें करंट के पद्मश्री अवार्ड देखने हैं सारे। नेक्स्ट है रणछोड़ बाई रेवाड़ी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो करंट में हमें देखना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सही, कौन सा गलत है, जो भी पर्सनैलिटी चर्चा में रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 141वां है विश्व जनसंख्या दिवस 2015 की विषय वस्तु क्या थी? तो हमें देखना 2022-23 की देखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब विविध क्वेश्चन में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें, देखिए हमने कहा था कि अगर कहीं पे भी ज़्यादा मैक्सिमम दे रखा हो, यहाँ पे 1 दे रखा, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। 2 इनमें से कोई भी आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि गांधीयन ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी ये श्रीमान नारायण द्वारा। वहीं बात करें द रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये लिखी थी A ग्लेड हिल ने। वहीं द वाइट अम्ब्रेला ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके ये मैकेंजी ने। वहीं द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये लिखी थी किसने? ये पाल और ब्राउस ने लिखी थी। तो दूसरा आंसर आपका आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। तो ये करंट का क्वेश्चन था। तो सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अभी पूछा जा सकता, तो नंदन नीलकर्णी थे। अभी हमने करंट में कौन है ये भी डिस्कस किया था, तो आप मैगजीन में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है गोगा नवमी कहा जाता है किसको? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को नवमी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है मानवाधिकार और ये वर्ष कौन से इससे रिलेटेड। अगर बात करें हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? तो ये 1993 में बना था। 1993 सबसे नीचे है, उसमें बना था ये। अगर बात करें हम बाल मजदूर, तो बाल मजदूर आया था 1996 में। उसके बाद में हम बात करते हैं निःशक्त जनों के लिए एक्ट आया था, ये 1995 में आया था। उसके बाद में बात करते हैं हम ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ये 1990 में आया था। क्लियर है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया ये पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे भी एक क्वेश्चन है। देखिए जुलाई तो आपको पता होगा, जुलाई में क्या मनाया था? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को बनाया था विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद में 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त की बात करते हैं तो हम खेल दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और आज है 5 सितंबर, तो आज है अल्पसंख्यक ये शिक्षक दिवस।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका डी। क्लियर है, देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे भी, तो इसमें से कोई सा आंसर होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, तो हमने जितने भी दिवस डिस्कस किए हैं और थीम डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट 148, 2 years एट मंथन्स एंड 20 नाइट एट नाइट। तो लेखक कौन है इसके? तो सलमान रुश्दी हैं। हमने बुक्स भी जितनी चर्चा में रही हैं वो सारी बुक डिस्कस की हैं। ठीक है, तो सलमान रुश्दी की भी हैं, रस्किन बॉन्ड की भी पुस्तकें पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है 149, किस देश में शिक्षक दिवस को ये हरि गुरु कहा जाता है? तो कहाँ पर कहा जाता है? मलेशिया में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज शिक्षक दिवस है, आज 5 सितंबर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजा रमन्ना के बारे में कौन सा विचार सही है? तो बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा है सही? तो देखिए हमने बताया था कि अगर आपको ए कई जगह दिखाई दे तो ये इसका आंसर है, डी तो ये नहीं होगा। उसके बाद में बी कई जगह, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, और सी तो मतलब फिर एक दो जगह, फिर उनमें से आपको देख सकते हैं आप। ठीक है, सी यहाँ पर, तो सी तो आंसर हो गई, तो ये भी काट देंगे, तो आपके पास में ऑप्शन है 50-50 का आपका रेशियो आ जाता है। तो इनके बारे में ये करंट में थे तो उस टाइम पे चर्चा में ये पूछ लिया। आणविक ये उपकरण के परीक्षण हेतु वैज्ञानिकों की टीम में शामिल थे। दूसरा, उन्हें 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तीसरा, 1990 में उन्हें संघीय राज्य मंत्री बनाया गया था। चौथा, द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम पुस्तक का इन्होंने लेखन किया था। तो चारों बातें इनमें ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने 2015 का पेपर डिस्कस किया। उसके बाद में आपके कौन कौन से पेपर रह गए हैं? अभी आपके पास में पेपर रह गए हैं 2016 का, 18 का और 21 का। 3 पेपर और रह गए जिन्हें हम 3 दिन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। 150 क्वेश्चन है उन तीनों में। तो देखिए पेपर धीरे धीरे लेवल अप होते चला रहा है, लेकिन हमने ये ट्रिकें इसलिए आपके लिए बचा के रखी थी कि आपको बाद में ट्रिकें बता के पेपर का लोड आपके ऊपर ना आए। तो आपने देखा होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन में ऐसी ट्रिकें हैं जो 20 क्वेश्चन में आप ट्रिकें लगा सकते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे वहाँ पे, और हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन में ये ट्रिकें लग जाएँ। तो धीरे धीरे और आगे हम ट्रिकें डिस्कस करेंगे, तो जिससे आपको ये प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ईजिली। आप टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहें, लगे रहें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये क्लास देखने के लिए। आप दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए आज नहीं कहेंगे, आज शिक्षक दिवस है तो आपको खुद ही करना चाहिए। चलिए बाय बाय।